हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आज आपका मासिक टेस्ट हुआ है उसके बारे में। जो आज आपका पेपर हुआ है उसमें आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। आपको आज जो पेपर मिला था उसका नाम उसमें लिखा गया था प्रथम सत्र परीक्षा 2024। ये क्लास 11th का पेपर है और जीव विज्ञान का पेपर है। कौन सा? जीव विज्ञान का, जिसमें आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे। 10 हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख रखा है और इसको आप अपने आंसर शीट से जो भी आप मैच करिएगा आपने कितना सही किया है, कौन सा ऑप्शन सही मारा है, कमेंट में आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जितने दिएंगे विद कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए, पहला प्रश्न दिया गया है बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। यह आपका वर्गीकरण से रिलेटेड चैप्टर से पूछा गया है। तो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा वर्गीकरण था? प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन था। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन। कौन सा सही है? बी ऑप्शन है, प्राकृतिक वर्गीकरण। अब इसको समझेंगे। वर्गीकरण 3 प्रकार का दिया गया यहाँ पे, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जात वृत्तीय वर्गीकरण। कृत्रिम को इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा समझेंगे पहले कि बेंथम और हुकर ने दिया तो इनके वर्गीकरण को हम प्राकृतिक वर्गीकरण क्यों कहते हैं। तो बेंथम और हुकर के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था, इन्होंने किसी भी पौधे का या किसी भी एनिमल का मार्फोलॉजी यानी बाहरी आकारिकीय देखा और अंदर एनाटॉमी दोनों का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से यानी बाहरी और मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बोथ दोनों का जिसने अध्ययन किया, दोनों का अध्ययन करने के बाद जो वर्गीकरण दिया गया उसे कहा गया प्राकृतिक वर्गीकरण और यह बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ और टर्म दिए गए हैं, जैसे आपको दिया गया कृत्रिम वर्गीकरण। ये भी हो सकता है आपका आगे पेपर आने वाला है, अर्ध वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा हो सकता है इसमें प्रश्न ये घुमाकर पूछ लिया जाए कि कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया था या किस पर आधारित होता है, जात वृत्तीय वर्गीकरण किस पर होता है। तो इसको समझते हैं पहले। कृत्रिम वर्गीकरण जो होता है, तो कृत्रिम वर्गीकरण में कई वैज्ञानिकों ने दिया था, जैसे आपको अरस्तु ने दिया था, थियोफ्रेटस ने दिया था, आपका लिनियस ने दिया था। ये जितने वैज्ञानिक का नाम लिया है सभी का जो वर्गीकरण है ये आर्टिफिशियल है। क्यों? इन्होंने मार्फोलॉजी यानी आकारिकियों का अध्ययन करके वर्गीकरण किया। कैसे? जैसे थियोफ्रेटस ने 500 पौधों का अध्ययन किया और 500 पौधों का अध्ययन करके उनके आकार के आधार पर और वर्ष यानी ये पौधे कितने वर्ष तक जीते हैं यानी लाइफ स्पॉन के आधार पर इनका वर्गीकृत किया। जैसे कुछ पौधे जिनका जीवन काल 1 से लेकर यानी 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक कंप्लीट हो जाता है, ऐसे को उन्होंने कहा 1 वर्षीय पौधा, यानी कि जिनका जीवन काल 1 वर्ष के अंतर्गत, 1 दिन नहीं कहेंगे, 1 वर्ष के अंतर्गत कंप्लीट हो जाता है, इसको कहा 1 वर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधों में उन्होंने रखा शाकीय पौधे या हर्ब को रखा। दूसरा रखा उन्होंने द्विवर्षीय पौधे, इसमें झाड़िये पौधे आते हैं, जैसे गन्ना होता है, यह द्विवर्षीय फसल है। इसके बाद 2 वर्ष जिसका जीवन काल अधिक होता है उन्हें बहुवर्षीय पौधे कहा। और बहुवर्षीय पौधों में ट्री आते, पेड़ पौधे आते, जैसे नीम का, ठीक है, बरगद का आ सकता है, बहुत सारे आसपास जो भी आप प्लांट देख रहे हैं ट्री टाइप के होंगे वो सभी बहुवर्षीय पौधे होते हैं। और इनके मार्फोलॉजी के आधार पर यानी बाह्य आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था थियोफ्रेटस के द्वारा। इसीलिए थियोफ्रेटस के वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। इसी तरह अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण किया था कि अंडे देने वालों को उन्होंने क्या किया, ओविपेरस, और बच्चे देने वाले को विविपेरस कहा। तो साधारण वो बाहर से देखे यानी जो अंडे देते थे उनके वर्गीकरण को भी कहा गया कृत्रिम वर्गीकरण। लीनियस आते, तो लीनियस ने क्या किया था, पौधे जो भी फ्लावर होते, फ्लावर में मेल और फीमेल को काउंट करके, फ्लावर में अगर मेल अंग देखा जाए तो कौन सा होता है, एंड्रोसियम, जिसकी यूनिट स्टामेंस होती है, और फीमेल हिंदी में क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम को पुमंग बोलते हैं।
ओके। पुमंग या स्टामिन्स को बोलते हैं पुंकेसर। आई मीन आप समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद आप गाइनोसियम, गाइनोसियम को हिंदी में स्त्री केसर भी बोलते हैं, जयांग भी कहा जाता है, और इसकी यूनिट या इकाई जो होता है वो कार्पल होता है। एक फ्लावर में 1 2 3 4 5 आप फीमेल भाग हो सकते हैं, यानी कार्पल्स की संख्या हो सकती है। मेल पार्ट एंड्रोसियम की ये भी 1 से लेकर अनंत तक हो जाए, इनफाइनाइट हो सकता है, यानी इनमें कोई निश्चित नहीं होता है, यानी निश्चित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको काउंट करके इन्होंने वर्गीकरण दिया था, तो इसीलिए लीनियस के वर्गीकरण को लैंगिक वर्गीकरण भी कहा जाता है, लेकिन ये कृत्रिम वर्गीकरण में आते हैं। तो 3 वैज्ञानिक का नाम लिया, याद रखिए कौन कौन से, थियोफ्रेटस, अरस्तु, लीनियस के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था वो कृत्रिम वर्गीकरण है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने मार्फोलॉजी का अध्ययन करके दिया था। जात वृत्तीय वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें 2 वैज्ञानिक आते हैं, खास करके आते तो ऐसे 4 हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं, तख्तेजान और हचिंसन। इन्होंने डीएनए बेस पर वर्गीकरण दिया था, जिसको कहा गया जात वृत्तीय वर्गीकरण, इंग्लिश में कहते हैं फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न दिया है गेहूं। अब यहाँ पर दे रहा गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, किसका? गेहूं का बॉटनिकल नेम पूछ लिया। तो गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या? 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। कौन कौन से आपका ऑप्शन दिया गया 4 में? तो पहला दिया है एजाडीरेक्टा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टाइवम और फेलिस डोमेस्टिकस। तो 4 ऑप्शन दिया गया। तो डायरेक्ट गेहूं का अगर देखा जाए तो गेहूं का होगा ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। बाकी जितने दिया गया है इसको भी समझ लेते हैं किनका है। पहले दिया गया है एजाडीरेक्टा इंडिका, ये मिलिएसी फैमिली में आता है और ये नीम का है। ये किसका है? बॉटनिकल नेम नीम का है, वनस्पत नाम नीम का है। मैंजीफेरा इंडिका, ये आपको पता होगा आम का बॉटनिकल नेम है। और फेलिस डोमेस्टिका किसका है? ये आपका कैट का है, बहुत लोग पेट एनिमल की तरह पालते हैं, तो फेलिस डोमेस्टिकस जिसको कहा जाता है ये आपका किसका है? बिल्ली। अगला प्रश्न आता है द्विनाम पद्धति, इंपॉर्टेंट है द्विनाम पद्धति, जिसको द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित करने का मतलब किसने दिया, या इंग्लिश में कहते हैं हु प्रपोज्ड आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, किसने द्विनाम पद्धति दिया? ये भी आपको पता होगा किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। अब ये द्विनाम पद्धति क्यों आया? तो आपको पता है मैंने बताया था सामान्य नामों की कमियां। ठीक है, सामान्य नामों की कमियां क्या है कि हमारे ही भारत में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं या आपके प्लांट है जिनको अन्य जगहों पर अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे हम कहते हैं प्याज, प्याज हमने यूपी में प्याज बोलते हैं, या यूपी के अन्य क्षेत्रों में उसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में प्याज को कांदा बोला जाता है। आप साधारणतः ही समझिए कि किसी व्यक्ति का विद्यालय में कुछ और नाम है, घर पर कोई गोलू कह रहा, कोई लड्डू कह रहा, तो पहली बार कोई उसका मित्र जाएगा तो कहेगा लड्डू किसका नाम है, गोलू किसका नाम है। तो आप बाद में धीरे कुछ दिन बाद समझेगा कि अच्छा मेरे ही मित्र का नाम अन्य नाम भी है, घर पर लोग प्यार से बुलाते हैं। इसी तरह गौरैया का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। तो इस तरह इस सामान्य नामों को दूर करने के लिए, क्योंकि इस पर हर लोग जितने अलग अलग जगह के लोग दावा करते थे कि हमने इसका नामकरण या खोजा ये, तो दुनिया इस नामों को यानी सामान्य नामों को दूर करने के लिए आया आपको द्विनाम पद्धति, जो कैलोरस लीनियस ने लेकर आया था। द्विनाम पद्धति में किसी भी जीव का नाम लिखते हैं तो वंश और जीनस, इसका मतलब होता है जीनस और स्पीसी, वंश और जात। तो 2 वंश का जो भी लिखेंगे जीनस, जीनस का पहला अक्षर जो होगा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जबकि स्पीसीज का पहला अक्षर जो होता है वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और जब भी हम हैंड राइटिंग में लिखेंगे जब भी, तो इसको किस में लिखेंगे? इटालियन, यानी थोड़ा तिरछा लिखेंगे और इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो इन्होंने लेकर आया था। बाकी इसमें 2-3 वैज्ञानिक दिए, इनके बारे में भी जानते हैं। अगला दिया जॉन रे। जॉन रे ने एक शब्द दिया था स्पीसीज। स्पीसीज शब्द किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था, याद रखिए, जिसको हिंदी में जात कहते हैं। मेंडल आते, दूसरा ऑप्शन आपका दिया मेंडल। और मेंडल के बारे में आपको तो पता ही होगा कि मेंडल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेंडल ने ही अपना मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स फॉर्म में
अपना रिसर्च किया था, जिसको समझने में कई वर्ष बीत गए, और बाद में 19वीं शताब्दी में 3 वैज्ञानिकों ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल का खोज किया था, जिसको रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कहा गया। 3 वैज्ञानिक आपको पता हो। 3 वैज्ञानिक सिंपल है, यहाँ पर देखिए आपका शेरमार्क हो गए, कार्ल कोरेंस हो गया, ह्यूगो डिब्रिज। इन तीनों वैज्ञानिकों ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म की खोज किया, जिसके बाद मेंडल को जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा, यानी इनको तब से जाना जाता है। बेंथम हुकर को आपको पता है कि इन्होंने क्या दिया था, प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन। अगला दिया गया आपका प्रश्न, वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स की संज्ञा किसको दी गई, यानी पादप जगत की बात किया जा रहा है, तो पादप जगत में सबसे पहले वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स की संज्ञा किसको दिया गया। ऑप्शन आपके ये दिया, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा। तो किसको दिया गया था, टेरिडोफाइटा को, याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको वास्कुलर बंडल का निर्माण हुआ। वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हुआ, इसी वजह से टेरिडोफाइटा को कहा जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न दिया गया है, पादप जगत का उभयचर। प्रश्न दे दिया गया, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, टेरिडोफाइटा को या शैवाल को। तो इसका आपको जवाब पता होगा, ब्रायोफाइटा को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है और बिना पानी का इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। फाइटा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसमें जो स्पर्म बनते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और पानी की सहायता से फीमेल पार्ट आर्चिगोनियम में ये पहुंचते हैं, इसीलिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया 6 नंबर का, संघ-पोरी फेरा। कौन सा, संघ-पोरी फेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित है, इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नाल तंत्र पर, कंटिकाएं या एस्कोसाइट्स पर या कोइनोसाइट्स का आकार। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा नाल तंत्र पर। कौन सा, नाल तंत्र। और आपको बताया गया था नाल तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैनाल सिस्टम, और इस आधार पर इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, यानी वर्गीकरण का जो वर्गीकरण का आधार है पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं नाल तंत्र के आधार पर। और कोइनोसाइट जो होती है इस संघ की विशेषता होती है, क्यों, ये प्रमुख कोशिका होती है, प्रमुख नहीं यानी इस सेल ये ऐसी कोशिका होती है, इसमें कोशिकाएं, क्योंकि इसमें कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, और इनमें एक कोइनोसाइट ऐसी कोशिका होती है जो फ्लैजिलेटेड होती है, इसको कॉलर सेल भी कहा जाता है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र जीवी है। क्या पूछा गया, कौन स्वतंत्र जीवी पूछा गया, कौन ऐसा जीव है जो स्वतंत्र रूप से रहता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया फैसियोला, टीनिया, प्लेनेरिया या सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन सही है प्लेनेरिया। और ये जितने जीव पूछा गया है ये सभी आपको किस संघ के पूछे गए, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये जितने दिए गए हैं सब आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जीव हैं। आप लिवर फ्लूक, टीनिया सुने होंगे और सिस्टोसोमा, ये सब जो होते हैं इंडो पैरासाइट होते हैं, यानी शरीर के अंदर इंडो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। बाकी प्लेनेरिया जो होता है पानी की सतह पर रहता है और फ्री रहता है जीवन इसका, यानी फ्री रूप से अपना जीवन यापन करता है। किस फाइलम के जंतुओं को, अब इंपॉर्टेंट है, किस फाइलम के जंतुओं को एसिलोमेट कहा जाता है, एसिलोमेट। अब एसिलोमेट आपको बताया गया था, एसिलोमेट यानी एसिलोमेट को हिंदी में कहा जाता है देह गुहा, अब आपको सिलोम भी कहा जाता है। और एसिलोमेट का मतलब ये हो गया, ए का मतलब अनुपस्थित, किन जीवों में देह गुहा नहीं पाई जाती है। तो आपको 3 बताया था, 3 संघ जिनमें देह गुहा जो होती है नहीं पाई जाती है, पोरीफेरा, आपका सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। इन तीनों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, एनिलिडा है, मोलस्का है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इकाइनोडर्मेटा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो होगा देह गुहा नहीं पाई जाती, इन जीवों को कहा जाता है एसिलोमेट या एसिलोमेटा कहा जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस तीनों संघ के जीवों में देह गुहा
नहीं पाई जाती है। अगला दिया है, इनमें से कौन सत्य मछली है, इंपॉर्टेंट है। ट्रू फिश पूछा गया, सत्य मछली कौन सी है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया, सिल्वर फिश, झींगा मछली, रोहू मछली या जेली फिश। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, रोहू मछली। कौन सा, रोहू मछली। ये आपका ट्रू सत्य फिश है। बाकी सिल्वर फिश को आपको बताया गया था। सिल्वर फिश क्या होता है, इंसेक्ट होता है। ये काफी किताबों में आसानी से देखने को मिल जाता है, चांदी की तरह चमकता है, इसलिए इसका नाम हो गया सिल्वर फिश। और यह आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। झींगा मछली, यह भी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है और ये इंसेक्टा है, मछली नहीं है। लोग इसको खाते हैं लेकिन ये मछली नहीं है। जेली फिश, जेली फिश आपका जो है ये सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। सिलेंट्रेटा संघ में कोई मछली नहीं होता। जो भी मछली वर्ग में रखा जाएगा तो फिशेस वर्ग आएगा जिसमें मछलियां आती हैं, बाकी नहीं। अगला आता है, लास्ट प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पीय का, निम्न में से आयोडीन, क्या, नमक, आयोडीन प्राप्त होता है किसके द्वारा, क्लोरेला के द्वारा, लेमिनेरिया के द्वारा, पोरफायरा के द्वारा या पॉलीसाइफोनिया के द्वारा। तो आपका सही जवाब है लेमिनेरिया के द्वारा। और लेमिनेरिया जो होता है ये भूरा शैवाल है, थियोफाइसी में रखा गया है जिससे नमक प्राप्त किया जाता है। आई होप आप पूरा का पूरा आप मिला लीजिए, आपने कितना सही किया है। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए कि आपने 10 में से आपके कितने सही है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो आइए, तो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका दिया गया 3 प्रश्न हैं। 2 ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, एक अथवा में है। तो पहला प्रश्न दिया गया है शैवालों का आर्थिक महत्व। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया फ्यूनेरिया के चित्र का केवल रेखांकित चित्र बनाइए। और उसी में अथवा में दिया गया प्राणी जगत के वर्गीकरण को संक्षिप्त में समझाइए। तो हम डिस्कस करते हैं पहले शैवालों का आर्थिक महत्व। पहला क्या है आपका प्रश्न दिया गया है दीर्घ उत्तरीय में, शैवालों का आर्थिक महत्व। देखिए लिखने की शैली होनी चाहिए, शैवालों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, जैसा आपको पता है कि शैवालों का आर्थिक महत्व बहुत सारे, एक दो नहीं है, और आप आसानी से लिखे भी होंगे उम्मीद करता हूं। तो शैवाल के आर्थिक महत्व कौन कौन से हो सकते हैं, भोजन के रूप में हो सकता है, व्यवसाय के रूप में हो सकता है, कृषि के रूप में हो सकता है, भूमि सुधार के रूप में हो सकता है, औषधि के रूप में, अनुसंधान के रूप में हो सकता है, सीवेज ट्रीटमेंट के रूप में, ब्रोमीन निर्माण में, सोडा में पोटाश निर्माण में, ईंधन के रूप में, बहुत सारे हैं। लेकिन ये तो पॉइंट है, लेकिन किन एल्गी का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है तो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट इनका उपयोग लिखते हैं कि शैवालों का किसमें किसमें, पहला किसमें मैंने बोला, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में। दूसरा आपका हो गया व्यवसाय के रूप में, व्यवसाय के रूप में। तीसरा आपका हो जाएगा कृषि के रूप में, कृषि में लिख लीजिए आप, कृषि में। चौथा आपका हो जाएगा भूमि सुधार में, भूमि सुधार में। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। अगला आपका हो जाएगा अनुसंधान के रूप में, यानी रिसर्च के रूप में। अनुसंधान का मतलब रिसर्च के रूप में, रिसर्च के रूप में। ब्रोमीन निर्माण में हो सकता है, किसमें, ब्रोमीन निर्माण में, ब्रोमीन में, ब्रोमीन निर्माण में। अगला आपका उपयोग हो सकता है सोडा और पोटाश निर्माण में, सोडा और पोटाश के निर्माण में, पोटाश के निर्माण में। ईंधन के रूप में। ये सारे पॉइंट हैं, आप ऐसा नहीं है, बहुत सारे इसमें पॉइंट आते हैं। अगला आप लिख सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के रूप में,
सीवेज का मतलब हो गया मलमूत्र के ट्रीटमेंट के रूम में। ये सारे बहुत सारे पॉइंट है। अब भोजन के रूप में ये सारे आपको हेडिंग है। अब जब भी लिखेंगे सवालों का आर्थिक महत्व, तो ये जितना मैंने बताया इसको मुख्य हेडिंग है, और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत नहीं, इसके अंतर्गत ये पहली हेडिंग है। अब भोजन के रूप में देखा जाए, जैसे आपको बहुत सारे सवालों के नाम याद होना चाहिए। जैसे आपका पोरफायरा, पोरफायरा का इस्तेमाल जो होता है जापान में भोजन के रूप में किया जाता है। किसका? पोरफायरा, पोरफायरा हो जाएगा। इसका उपयोग जापान में किसमें किया जाता है? भोजन के रूप में किया जाता है। एक आता है रोडीमीनिया पामेटा। क्या नाम है? रोडीमीनिया पामेटा, पामेटा, रोडीमीनिया पामेटा। इसका उपयोग स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में किया जाता है। तंबाकू आपको पता है, इसकी पत्तियों को रगड़ रगड़ के तंबाकू की तरह खाया जाता है। चीन है, चीन में नाश्तक का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं, जैसे एलेरिया हो गया, अलवा हो गया, सारगासम हो गया, और जिलेडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो है लाल शैवाल हैं, और इनका जो होता है इनसे एगर एगर प्राप्त किया जाता है। कहीं कहीं इसको एगार एगार कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। और जेली नुमा इससे प्राप्त किया, जिसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाल शैवालों के नाम बताइए, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया याद रखिए। व्यवसाय के रूप में दिया गया है, तो व्यवसाय के रूप में आपको पता होगा कि बहुत अधिक मात्रा में कुछ प्राप्त किया जाए, जैसे एल्जिनिक अम्ल, एल्जिनिक अम्ल याद रखिए। क्या क्या प्राप्त किया जाए? एल्जिनिक अम्ल। यह आपको व्यवसायिक लेवल पर प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? आपका एल्जीनेट से। किससे? एल्जीनेट से प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। एल्जीनेट, एल्जीनेट से प्राप्त किया जाता है। नमक ले लीजिए, नमक भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है, लेमिनेरिया और फ्यूकस याद रखिए। भूरे शैवाल ये भी व्यवसायिक रूप में किया जाता है। कृषि के रूप में, तो कृषि के रूप में नॉस्टॉक हो गया, नॉस्टॉक और एनाबिना। एनाबिना का उपयोग जो है कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में दलहन, जैसे धान के खेतों में पानी आप भर दीजिए, इसमें नाश्ता को एनाबिना को डाल दीजिए। क्या करेंगे? नाइट्रोजन की पूर्ति कर देंगे। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, और नाइट्रेट पौधे इस्तेमाल अपने अपने लिए करते हैं। ऐसे खेतों में आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। यूरिया का काम होता है नाइट्रोजन की पूर्ति करना। तो एग्रीकल्चर में नाश्ता और एनाबिना का उपयोग आप कर सकते हैं। भूमि सुधार में, तो भूमि सुधार में ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। यानी इन शैवालों का उपयोग करके बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है। इन शैवालों में ये जो होती है प्रकृति पाई जाती है कि बंजर भूमि को किसमें? उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है, और इसका उपयोग किया जा चुका है भूमि सुधार में। इंपॉर्टेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में नील हरित शैवाल। औषधि के रूप में कारा और नाइटेला, नाम सुना होगा, कारा और नाइटेला, नाइटेला। इन शैवालों का उपयोग जो है मच्छर को भगाने में किया जाता है। कारा और नाइटेला का उपयोग किसमें? मच्छर को भगाने में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और शैवाल है जिनका उपयोग मेडिसिन में किया जाता है। अलवा हो गया और फ्यूकस, इसका भी किया जाता है। अनुसंधान में किसका किसका? क्लोरेला, एक एल्गी है क्लोरेला एसिटेबुलेरिया। कौन सा? एसिटेबुलेरिया या एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया। इन दोनों शैवालों का उपयोग रिसर्च में किया जाता है। क्यों? इनमें न्यूक्लियस पर, इनके न्यूक्लियस का मतलब इनके केंद्रक पर रिसर्च हो रहा है, एसिटेबुलेरिया। तो दोनों पर, और क्लोरेला को जो होता है अंतरिक्ष में भी ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाईली इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ऑक्सीजन भी देता है। भूख लगने पर इसको हम खा भी सकते हैं और अपने प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं, और इससे हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। तो इसको हम स्पेस में भी ले जा सकते हैं, और ले जाते हैं वैज्ञानिक। इस पर रिसर्च चल रहा है, और फ्यूचर में चल के हो सकता है अन्य ग्रहों पर भी इसको उगाया जाए, ऐसी कंडीशन बन सकता है। तो दोनों पर केंद्रक पर, इनके केंद्रक पर रिसर्च किया जा रहा है। ब्रोमीन निर्माण में, तो ब्रोमीन निर्माण में जो शैवाल होता है आपका
नाम उसका है रेडिमेनिया। क्या है? रेडिमेनिया, याद रखना पड़ेगा। ब्रोमीन निर्माण में रेडिमेनिया शैवाल से ब्रोमीन प्राप्त किया जाता है। किससे? रेडिमेनिया से। इसके बाद देखा जाए तो सोडा और पोटाश, तो सोडा और पोटाश जो होता है एलेरिया और माइक्रोसिस्ट से। किससे? एलेरिया और माइक्रोसिस्ट से, इन दोनों से जो है आपका सोडा और पोटाश का उपयोग किया जाता है। जब आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में क्लेमाइडोमोनास, ये सवाल है सीवेज ट्रीटमेंट। आपको पता है कि भारत में सीवेज ट्रीटमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका जरूरी भी है, क्योंकि नदियों में डायरेक्ट क्या होता है कि जो सीवेज का पाइप होता है लोग खोल देते हैं, लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है कि जो भी जहां से भी सीवेज पाइप निकल रही उसको पहले आप ट्रीटमेंट करिए और फिर आप छोड़ेंगे। तो इसमें आपका उपयोग क्लेमाइडोमोनास का किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ट्रेनों के डिब्बों में पहले खुले शौचालय हुआ करते थे, अब आपको कैसे आते हैं? आपके खुले नहीं होते, बंद होते हैं। ठीक है, तो बायो आ गए, उसमें क्या बहुत सारे बैक्टीरिया क्लेमाइडोमोनास का उपयोग करके उसको क्या किया जाता है? कंपोस्ट कर दिया जाता है, खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आपको सीवेज ट्रीटमेंट में क्लेमाइडोमोनास, जब इस तरह आप लिखोगे हेडिंग बनाकर इनके अंतर्गत की शैवाल से क्या, तब आपको फुल नंबर मिलता है। तो शैवालों के आर्थिक महत्व के बाद दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है कि फ्यूनेरिया के जीवन चक्र का केवल रेखांकित चित्र बनाइए। रेखांकित का मतलब रेखा खींचकर यानी नामकरण के द्वारा, उसका केवल चित्र नहीं बनाना कि उसका प्लांट बनाए, ये बनाए। जैसा मैंने फ्यूनेरिया के जीवन चक्र का यहाँ पर रेखांकित चित्र बनाया, इसको समझते हैं कैसे बनाया जाएगा। पेपर में आएगा तो इस तरह बनाना था, बहुत ईजी था और 2-3 मिनट में आप बना लेते अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा होता। यही एक समस्या आप लोगों का, पढ़ते नहीं हो, सोचते हो कि कैसे आ गया। पहले क्या लेंगे? फ्यूनेरिया का प्लांट। ठीक है, आपको पता है फ्यूनेरिया के प्लांट पर 2 शाखाएं होती है, एक शाखा मेल और एक शाखा फीमेल होती है। तो यहाँ पर एक आपका ये ऊपर वाला सिंबल बना है, ये मेल ब्रांच हो गया, और दूसरा जो आपका शाखा हो गया है फीमेल ब्रांच हो गया। ये दोनों आपका सिंबल है, इसके द्वारा डिनोट करते हैं। जो आपका मेल ब्रांच होता है, मेल पर क्या लगेगा? एंथ्रीडिया, यानी जो एंथ्रीडिया होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसका? फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जबकि आर्चिगोनिया जो होता है आपका वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फीमेल ब्रांच पर आर्चिगोनिया का निर्माण होगा, जबकि मेल ब्रांच पर किसका निर्माण होगा? एंथेरिडिया का होगा। एंथेरिडिया से आगे चलकर एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स का मतलब ये फ्लैजिलेटेड होगा, कुछ इस टाइप से बनता है, और ये जो होता है फ्लैजिलेटेड होता है एंथ्रोजोइड्स। और आर्चिगोनिया से एक का निर्माण होगा। अब ये क्या होगा? अब ये दोनों के जनन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? पानी की। जब बरसात हो गया, जल हो, जब भरा हो जाएगा बरसात के सीजन में, तो ये जो एंथ्रोजोइड्स है ये पानी के सहारा फीमेल पार्ट यानी आर्चिगोनियम जो एक इस टाइप की संरचना होता है, इसमें एक होता है, पानी के द्वारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर आ जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है इसको सिनगैमी कहा जाता है। सिनगैमी को कहा जाता है ट्रू निषेचन, क्योंकि यहाँ पे एग और स्पर्म का मिलन होता है, तो इसके द्वारा जो भी निषेचन होता है उसको सिनगैमी या ट्रू निषेचन, इसके लिए एक टर्म है सिनगैमी का इस्तेमाल किया जाता है। अब निषेचन के बाद किसमें बदल जाएगा? जाइगोट। जाइगोट में फिर डिवीजन होगा, विदलन होगा, और डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा? यानी कोशिकाएं बढ़ेंगी। और जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस या मियोसिस? समसूत्री विभाजन। माइटोसिस को समसूत्री विभाजन होगा, फिर यह डिवाइड होकर एम्ब्रायो में बदल जाएगा। एम्ब्रायो किसमें? स्पोरोगोनियम में बदल जाएगा। स्पोरोगोनियम कैप्सूल में बदलेगा, और कैप्सूल में क्या होगा? स्पोर मदर सेल में बदल जाएगा। अब स्पोर मदर सेल्स में क्या हो जाएगा? मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा? मियोसिस। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अब इसके द्वारा मियोसिस डिवीजन के द्वारा स्पोर मदर सेल से स्पोर बनेगा, और स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बनाएगा, और प्रोटोनिमा में बड निकलेंगे, और बड क्या करेगा? आगे चलकर एक नए फ्यूनेरिया का निर्माण
कर देगा, एक नए फ्यूनेरिया के प्लांट का निर्माण कर देगा। अब यह मियोसिस और सिनगैमी के ऊपर वाली जो संरचना होती है ये कहलाती है गैमिटोफाइट। क्या कहलाती है? गैमिटोफाइट। और गैमिटोफाइट में एन कहा जाता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? एन होता है। यानी ये पूरी की पूरी फ्यूनेरिया की बॉडी जो होती है गैमिटोफाइट होती है, ना कि स्पोरोफाइट। और सिनगैमी के बाद की संरचना कहलाती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। यानी कह सकते हैं पीढ़ी एकांतरण। जब किसी के जीवन चक्र में गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट एक के बाद एक क्रमशः आती हैं तो इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, या जीवन चक्र भी आप कह सकते हैं। तो फ्यूनेरिया का ये आपका रेखांकित चित्र, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर में आएगा तो किस तरह। अभी आपका अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, तो ये कई बार रिपीट हो सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेखांकित पूछेगा तो इस तरह आपको बनाना है, और बहुत ही कम समय में आपको, इतना टफ नहीं था, आपको बहुत ही इजी था। लेकिन आप लोगों ने कितना सही किया है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बनाने का तरीका ये है, आपको समझ में आ गया। अगला इसमें अथवा में दिया गया है प्राणी जगत का वर्गीकरण। इसको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, प्राणी जगत का वर्गीकरण। अभी आपने पिछला क्लास या वीडियो नहीं देखा है तो वहां पर जाके प्राणी जगत का वर्गीकरण को आप समझ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पूरा का पूरा जो आज पेपर में दिया गया था प्रथम सत्र परीक्षा 2024 में, तो पूरा मैंने पेपर समझाने का प्रयास किया हूँ। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।